नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने आगे की एक्सरसाइज के कुछ छूटे हुए क्वेश्चंस लेकर। तो देरी न करते हुए आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको पता है 9th क्लास की मैथ चल रही है, जिसमें जो प्रश्नावली है 1A के 1 से 10 तक के क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में करवा दिए थे। आते हैं अब आगे 11 से 15 तक के क्वेश्चन हैं, उनको देखते हैं। तो सबसे पहले 11 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं, ये है प्रश्न। प्रश्न में पूछा गया है कि यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया है दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल सदैव अभाज्य होता है, ये कथन सत्य है या असत्य, इसे बताइए। तो पहले समझते हैं, दो अभाज्य संख्याएं हैं, अगर उनका मल्टीप्लाई किया जाए तो भी एक अभाज्य संख्या आएगी। प्रश्न ये पूछ रहा है, देखते हैं। हम पहले कुछ चेक करते हैं और समझते हैं। वैसे ये कथन असत्य है, क्यों असत्य है उसका रीजन बहुत जरूरी है। यहां लिखते हैं अभाज्य धन पूर्णांक। जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, फिर 3 होती है, 5, 7, 11, 13 इत्यादि। हम इसको चेक करते हैं, इनमें से कोई से 2 धन पूर्णांक लेते हैं, कोई से 2 नंबर लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 3, 2 × 3 किया, 2 तिया 6 आए। और लेते हैं 3 और 5 को लेते हैं। पहले हमने इसको इसके साथ लिया, अब हम इसको और इसको लेते हैं। 3 × 5 तो क्या आया, 5 तिया 15। हम जानते हैं कि 6 एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या। 15 भी एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या। इन 2 उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि दिया गया कथन, अतः कथन क्या कह रहा है कि अभाज्य संख्याओं को हम गुणा करें तो अभाज्य ही आएगा। बट यहां क्या हो रहा है कि 2 अभाज्य संख्याओं को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक भाज्य संख्या प्राप्त हो रही है। 2 तिया 6, 2 और 3 अभाज्य है, लेकिन इनका गुणनफल 6 एक भाज्य संख्या है। 3 × 5 = 15, 3 और 5 अभाज्य संख्या है, इनका गुणनफल जो आया 15 वो एक भाज्य संख्या है। ऐसे ही 5 और 7 का मल्टीप्लाई करें तो 35 आएगा। 5 और 7 तो अभाज्य संख्या है, बट इसका जो मल्टीप्लाई आ रहा है 35 वो एक भाज्य संख्या है। 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल सदैव अभाज्य होता है, यह कथन सरासर गलत है। 2 अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा एक भाज्य संख्या होता है। तो अतः कथन जो है वो असत्य है, असत्य है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 धन पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है, चेक करते हैं। ऊपर अभाज्य पूर्णांक लिखे हुए हैं, हम क्या करते हैं, पहले 2 और 3 को ऐड करते हैं। 2 + 3 बराबर कितना आया, 5। ठीक, फिर हम क्या करते हैं, 3 और 5 को ऐड करते हैं। 3 + 5 क्या आया, 8। भाई 2 अभाज्य संख्याओं को जोड़ने पे योगफल एक अभाज्य संख्या आ रही है। लेकिन 2 अभाज्य संख्याओं को जोड़ने पर योगफल एक भाज्य संख्या भी आ रही है। तो बेटा 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है, तो यह कथन गलत है। कभी अभाज्य हो सकता है, कभी भाज्य हो सकता है, दोनों प्रकार से हो सकता है। तो यह कथन जो है हम क्या लिखेंगे, असत्य। अतः कथन असत्य है। 2 धनात्मक संख्याओं का योगफल, 2 अभाज्य धनात्मक संख्याओं का योगफल कभी भाज्य हो सकता है, कभी अभाज्य हो सकता है, सदैव अभाज्य नहीं होता है, इसलिए यह कथन असत्य होगा। आइए सी नंबर क्वेश्चन। सी नंबर में है, यदि a और b 2 ऋणात्मक पूर्णांक हैं, चलो ऋणात्मक
पूर्णांक कुछ लिखते हैं, पूर्णांक -1, -2, -3, -4, -5, -6 इत्यादि। हम क्या करते हैं कि इनमें से कोई दो पूर्णांक लेके पहले ऐड करते हैं। तो -1 और -2, -1 प्लस -2 इज इक्वल, और -2 को ऐड किया तो -3 आया। आगे चलते हैं, -1 2 के बाद 2 3 को ऐड करते हैं, -2 प्लस -3 तो -5 आ गया, -3 प्लस -4 तो भाई -7 आ गया। क्या कह रहा है, दो ऋणात्मक पूर्णांकों को ऐड करें तो उनका योगफल सदैव एक ऋण पूर्णांक। देखो, दो नेगेटिव पूर्णांकों को ऐड कर रहे हैं, एडिशन या जो आंसर है, रिजल्ट है, वो नेगेटिव ही आ रहा है, माइनस में आ रहा है। यहां ऋणात्मक का रिजल्ट ऋणात्मक आ रहा, यहां भी ऋणात्मक का रिजल्ट ऋणात्मक आ रहा, इसलिए ये कथन सत्य है। यहां लिख देंगे, अतः कथन सत्य है। आशा करता हूं आपको ये 11th क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। आगे 12वां प्रश्न है, यदि a एक धन पूर्णांक है, यदि a एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या a इंटू a+1, a+2, a+3 संख्या 24 से पूर्णतया विभाजित होगी। यानी ये दी गई संख्या 24 से पूर्णतया विभाजित है, ये हमको सिद्ध करना है या दिखाना है। ठीक, एक मिनट, हर संख्या में एक जोड़ने से उसकी अगली संख्या प्राप्त होती है। तो देखो, a में जब एक जोड़ा गया तो a+1 आया, a+1 में जब एक जोड़ा गया तो a+2 आया, a+2 में एक जोड़ा गया तो a+3 आया। इससे ये सिद्ध होता है कि ये चारों संख्याएं क्रमागत धन पूर्णांक है, यानी क्रम से आने वाली संख्याएं हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे a+1, a+2, a+3 चार क्रमागत धन पूर्णांक है। ठीक है, ये जो चारों संख्याएं हैं ये क्रम से आने वाली संख्याएं हैं। अतः चार क्रमागत धन पूर्णांकों में, चार क्रमागत धन पूर्णांकों में एक संख्या 4 से विभाज्य होगी, 4 से विभाज्य होगी। ठीक, तीन क्रमागत धन पूर्णांकों में, तीन क्रमागत, अगर तीन संख्याएं क्रम से लिखी हुई हैं तो भैया उसमें एक संख्या 3 से जरूर विभाजित होगी, याद रखना। चार संख्याएं क्रम से लिखी हुई हैं तो उसमें से एक संख्या 4 से जरूर विभाजित होगी। 5 संख्याएं क्रम से लिखी हैं तो उसमें से एक संख्या 5 से अवश्य विभाजित होगी, यह दिमाग में रखना है। तो चार क्रमागत धन पूर्णांकों में से एक संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तीन क्रमागत धन पूर्णांकों में एक संख्या 3 से अवश्य विभाजित होगी, 3 से चलो विभाज्य होगी, इतना लिखो, विभाज्य होगी। ठीक, दो क्रमागत, अब यही चीज नीचे दो क्रमागत पूर्णांकों के लिए लिखेंगे। दो क्रमागत धन पूर्णांकों में से एक संख्या 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, अतः दी गई संख्या 2 गुणा 3 गुणा 4, 4 तिया 12 दूना 24 से पूर्णतया विभाज्य होगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं तो
एक और सिंपल सा एग्जांपल आपको देते हैं। हम मान लेते हैं a एक धन पूर्णांक है। मान लिया a बराबर 1 मान लिया जाए, a बराबर 1 मान लिया जाए। हम क्या करते हैं, a की जगह 1 रखते हैं। तो पहला धन पूर्णांक क्या हो जाएगा, a, दूसरा a प्लस 1, a प्लस 2 और a प्लस 3। हमने a को एक धन पूर्णांक मान लिया, 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं, 4, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए a की जगह 1 रखेंगे, गुणा 1 प्लस 1, 1 प्लस 2 और 1 प्लस 3। हल करिए इसको, 1 गुणा 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 1 कितना हो गया 3, 3 1 कितना हो गया 4। देखो एक गुणनखंड इसका 4 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, एक 2 आ रहा है, तो 4 तिया 12 दूना 24। इसका गुणनफल कितना आ रहा है 24। अतः संख्या 24 से पूर्णतया विभाज्य है। ये भी समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक ही जगह 2 3 4 भी रख सकते हैं, तो भी यहां पर एक ऐसी संख्या बचेगी जिसमें 24 का पूर्ण भाग चला जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर या प्रश्न संख्या 13 पर। नंबर 13 में पूछा गया है, यदि a एक सम संख्या है, b एक विषम संख्या है। क्या कहा गया है कि a एक सम संख्या है, b एक विषम संख्या है, तो बताइए कि इनमें से कौन कौन सी संख्याएं सम होगी। एक बार फिर से, a एक सम संख्या है, b एक विषम संख्या है, तो अगर a b के ये रूप हों तो इसमें कौन सी सम होंगे। हम एक सिंपल तरीके से इसको पहचानने की कोशिश करते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। हमने मान लिया, माना a बराबर एक ऐसी संख्या है सम, a बराबर हमने कोई सम संख्या मान ली, मान लीजिए 2। एक कैसी संख्या है, एक सम संख्या, तथा b बराबर एक ले ले, एक विषम संख्या, विषम संख्या है। हमने मान लिया a का मान 2, क्योंकि एक सम संख्या है तो हम कोई भी सम संख्या ले लेते हैं के बराबर, और b एक विषम संख्या है तो b के बराबर हम कोई भी विषम संख्या ले लेते हैं, 1 3 5 7 9 कोई भी लेते हैं, ले सकते हैं। अब देखो सबसे पहले हम a स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। a का मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 एक सम संख्या है, एक सम संख्या। दूसरा सॉल्व करते हैं b स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब b की वैल्यू हमने 1 मानी है, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आएगा, ये एक विषम संख्या है। a प्लस बी निकालते हैं, a प्लस बी यानी कि 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 करते हैं 3, 3 एक विषम संख्या है। a गुणा भी करते हैं, a गुणे b यानी कि 2 गुणे 1 आता है 2, 2 एक सम संख्या है। इसी तरीके से आगे a इंटू ए प्लस 1, a इंटू ए प्लस 1 निकालते हैं, a की जगह a की जगह 2, 2 प्लस 1 हल करते हैं, 2 1 3, 3 दूना 6 आया, 6 एक सम संख्या है। इसके बाद इसको करते हैं सॉल्व, b इंटू बी प्लस 1, b की जगह 1 रखते हैं, 1 प्लस 1, 1 1 2 और 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 आएगा, एक सम संख्या है। कंफर्म हो गया होगा कि कौन कौन सी सम संख्याएं हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, लिख दीजिए। अतः ए स्क्वायर और कौन सी है, a इंटू बी और कौन सी है
a इंटू ए प्लस वन, और कौन सी है b इंटू बी प्लस वन। सम संख्याएं, सम संख्याएं हैं। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलेंगे। ओके, कोई भी क्वेश्चन हो, सम संख्या निकालनी हो, आप उसको उसी हिसाब से संख्याएं मान लीजिए और चेक कर लीजिए, तुरंत आपको पता चल जाएगा। ओके, अब आते हैं प्रश्न संख्या 14। हेडिंग है धन पूर्णांकों के किन गुण धर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य हैं। सबसे पहला दिया गया है, हमने देखा पहले वाले में 3 जो बाहर दिया था गुणा के रूप में दोनों के साथ बांट दिया गया है। क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया है। तो बांटने वाला नियम कौन सा होता है? वितरण नियम। प्लस और मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब हो जाएगा योग पर गुणा का वितरण नियम। यहां पर योग पर गुणा का वितरण नियम लगा हुआ है। आइए, इसमें सब जगह प्लस है, 3 संख्याएं हैं, लास्ट की 2 संख्याओं को कोष्टक में लिया गया था। अब की बार क्या किया गया? शुरू की 2 संख्याओं को कोष्टक में, चिन्ह वही है, तो इस नियम को हम सहचर्य नियम बोलते हैं। लेकिन यहां प्लस है तो ये योग का सहचर्य नियम, गुणा होता तो गुणा का सहचर्य नियम होता। तो ये है योग का सहचर्य नियम। नेक्स्ट सी नंबर, 3 गुणा 2 लिखा हुआ है, यहां 2 गुणा 3 कर दिया गया, यानी संख्या वही है, केवल उनका क्रम बदल दिया गया। क्रम बदलने पर योग और गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिजल्ट हमेशा सेम आता है। तो इस नियम को क्या बोलते हैं? इस नियम को बोलते हैं क्रम बिन्वय नियम। अगर गुणा लगा है तो गुणा का क्रम बिन्वय नियम, और प्लस लगा है तो योग का क्रम बिन्वय नियम होता है। तो यह है गुणा का क्रम बिन्वय नियम, सॉरी, गुणा का क्रम विनिमेय नियम। 3 गुणे 5, 1 गुणे 5, तो 1 की जगह 3 आएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है किस नियम से आएगा? तो भैया यही नियम है, केवल ये 3 उठा के यहां रख दिया जाए तो देखो 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, केवल क्रम बदल गया। और बीच में गुणा है तो ये भी है गुणा का क्रम विनिमेय नियम। ठीक है, ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं इस प्रश्नावली का आखिरी और 15वां क्वेश्चन। 15वां प्रश्न है संख्या रेखा पर -5, -2, 0, 1, 2, 5 को दर्शाइए। तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे, पहले आंकड़ों पर ध्यान देंगे। कुछ आंकड़े नेगेटिव हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, यानी कि हमें संख्या रेखा पर नेगेटिव और पॉजिटिव अंक दोनों ही दिखाने हैं। पॉजिटिव अंक 5 से कम नहीं होने चाहिए, नेगेटिव अंक -5 से कम नहीं होने चाहिए। तो चलिए एक संख्या रेखा बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बीच में 0 दिखा देते हैं, बीच में 0। संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर सभी धनात्मक संख्या होती हैं और 0 के बाईं ओर सारी ऋणात्मक संख्या होती हैं। तो आपका सबसे पहले यहां 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, लेकिन 3 की हमें जरूरत नहीं, 4 हो गया, 5 हो गया, 5 को दिखाना है, हो गया। अब आ जाइए ऋणात्मक तरफ। तो 0 के तुरंत पहले -1 पड़ेगा, लेकिन इस -1 की हमें जरूरत नहीं है, केवल कट लगा दीजिए -1 पे। फिर पड़ेगा -2, इसके बाद पड़ेगा -3, इसके बाद पड़ेगा -4 और लास्ट में पड़ेगा -5। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 0 के तुरंत बाद 1, 2, 3, 4 इंडिकेट नहीं करना है, कट लगाने केवल, और 5 लिख देना है क्योंकि 5 को दिखाना है। 0 के जस्ट पहले -1 आएगा, लेकिन -1 को इंडिकेट नहीं करना है, -2 को करना है, तो -2 कर दिया,
-3 -4 नहीं करना है और -5 दिखा दिया। यही आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। आई होप ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ अगले वीडियो में, इंतजार कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहेंगे। ओके, बाय।